करने जा रहे हैं हिंदी भाषा में लिपियों के बारे में कि हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है और अन्य लिपियों के बारे में भी आज हम सामान्य जानकारी याद करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो आप वीडियो के अंत तक एक बार जरूर बने रहें। आपको देवनागरी लिपि के बारे में सामान्य जानकारी पता होगी, लेकिन हम और अन्य लिपियों के बारे में और देवनागरी लिपि के बारे में अच्छे से याद करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम याद करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। कौन सी लिपि के बारे में? तो देवनागरी लिपि के बारे में। इसके बाद कौन सी पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम रोमन लिपि। इसके बाद कौन सी पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बाद कौन सी हो जाएगी? गुरुमुख लिपि। गुरुमुखी लिपि को हम याद करेंगे। तो है 4 लिपि, और 4 लिपि से लगभग हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे हम देवनागरी लिपि कि देवनागरी लिपि का जन्म आखिर हुआ कैसे था, क्या हुआ था, देवनागरी लिपि का जन्म कहां से हुआ था। तो आप सभी को पता होगा सबसे पुरानी लिपि या लिपियों की जननी कौन सी हो जाएगी? लिपियों की जननी या पुरानी लिपि, सबसे पुरानी लिपि कौन सी हो जाएगी? पुरानी लिपि हो जाएगी अपनी ब्राह्मणी लिपि। ठीक है ना, ब्राह्मणी लिपि। देखो ब्राह्मणी लिपि के बाद इसको 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों के बाद हम और भी बांटते, लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसको आपको वो ही पढ़ाएंगे। देखो ब्राह्मणी लिपि बौद्धकालीन लिपि थी। अब ब्राह्मणी लिपि के बाद कौन सी लिपि का उदय हुआ? तो ब्राह्मणी लिपि के बाद गुप्तकालीन लिपि का उदय हुआ। गुप्तकालीन लिपि का उदय हुआ। अब गुप्तकालीन लिपि के बाद किस लिपि का उदय हुआ? तो नागरी लिपि का उदय हुआ। कौन सी लिपि का उदय हुआ? तो नागरी लिपि का उदय हुआ। और नागरी लिपि के उदय होने के बाद ही देवनागरी लिपि का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? देवनागरी लिपि का उदय हुआ। तो हमारी फाइनली देवनागरी लिपि का जन्म हो गया था। देखो नागरी लिपि को भी 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी नागरी, पश्चिमी नागरी। तो पश्चिमी नागरी से ही हमारी देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये वाला क्रम याद करना पड़ता है कि सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि के बाद गुप्तकालीन लिपि, और गुप्तकालीन के बाद नगरीय लिपि, और नगरीय लिपि के बाद देवनागरी लिपि। देखो इसको हम याद करते हैं। सबसे पहले मतलब सबसे महान पुरुष कौन है? अपने ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी वो अपने घर में आएंगे, तो कैसे आएंगे? गुप्त तरीके से आएंगे, मतलब गुप्त तरीके से। अब घर में आ गए मतलब नगर, अपने कहा नगर में आए गुप्त तरीके से। और नगर में आने के बाद हम तो क्या बोलेंगे? हमारे घर में कौन आए? देव आए, देव नगर आए हैं, तो देवनागरी लिपि हो गई। देखो एक बार और याद करो, जैसे ब्रह्मा जी सबसे पहले पुरुष। ब्रह्मा जी कहाँ पे आए? अपने कहाँ पे आए? तो ब्रह्मा जी आए गुप्त तरीके से आए। गुप्त तरीके से आने के बाद हमने प्रवेश कहाँ किया? तो नगर में प्रवेश किया। और जब वो हमको देखेंगे तो हम तो क्या बोलेंगे? देव आ गए। देव कहाँ आ गए? हमारे नगर में आ गए, तो देवनागरी लिपि हो जाएगी। अब देवनागरी लिपि को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि देवनागरी लिपि की सामान्य जानकारी क्या होगी। इस वाले पॉइंट को आप एक बार जरूर नोट कर लें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके बाद याद करेंगे हम क्या? तो इसके बाद हम क्या करेंगे? देवनागरी लिपि के बारे में कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? सर्वप्रथम उल्लेख तो अपने उल्लेख कौन ने किया था? तो अपने एक राजा जयभट्ट हो जाएंगे। अब जयभट्ट राजा कहाँ के थे? तो जयभट्ट राजा हो जाएंगे गुजराती राजा। कहाँ के? गुजराती राजा थे। गुजराती राजा ने सबसे पहले देवनागरी लिपि का क्या किया था? उल्लेख किया था। अब देवनागरी लिपि को हम किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा देते हैं? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो कल ही हमने याद किया था, अनुच्छेद 343। और भाग कौन सा था? तो भाग 17 भाग याद किया था। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो कल की क्लास एक बार देख ले। अब देवनागरी लिपि के बारे में सामान्य जानकारी एक और देखते हैं कि यह कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से कैसे लिखी जाती है? दाएं लिखी जाती है। और क्या हो जाएगा देवनागरी लिपि की? तो देवनागरी लिपि के अपन ने सबसे पहले देखा कि सर्वप्रथम उल्लेख किस व्यक्ति ने किया था? तो उल्लेख अपने देखा था जयभट्ट ने किया था। जयभट्ट कहाँ गए थे? तो गुजराती
राजा हो जाएंगे। अगर अनुच्छेद पूछा जाता है कि किसके तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ देवनागरी लिपि को, तो 343 अनुच्छेद 343 और इसको भाग 17 में रखा गया है। और देवनागरी लिपि सभी को पता है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब आते हैं देवनागरी लिपि के कुछ सुधारों के बारे में कि देवनागरी लिपि में किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या सुधार किए थे। तो सुधार देखेंगे अगर हम देखेंगे देवनागरी लिपि के सुधार, सबसे पहले तो एक ही आता है कि आ की 12 खड़ी। आ की 12 खड़ी किसने दी थी? आ की 12 खड़ी आ की 12 खड़ी। और आ की 12 खड़ी दी किसने थी? तो आ की 12 खड़ी दी थी अपने सावरकर बंधु ने आ की 12 खड़ी दी थी। जो आ की 12 खड़ी है ना, वो देवनागरी लिपि ने किसने दी थी? तो आ की 12 खड़ी दी होगी अपने सावरकर बंधु ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आ जाता है देवनागरी लिपि में 12 खड़ी का उपयोग या 12 खड़ी को किसने जोड़ा था? तो सावरकर बंधु ने इसको 12 खड़ी को जोड़ा था। एक और पॉइंट आता है कि अपना जो पंचमा स्वर के अलावा पंचमा स्वर के स्थान पे अनुस्वार का विचार किसने दिया था? तो श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा था? जो पंचमा अक्षर है ना, पंचमा अक्षर के स्थान पर हमें क्या अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। इनने क्या किया? देखो श्यामा सुंदर दास क्या कहते हैं? जो पंचमा अक्षर आप सभी को पता होगा क्या हो जाएगा? तो ड़ा हो जाएगा, डा हो जाएगा, इंगा हो जाएगा, माँ हो जाएगा, उन्ना हो जाएगा। तो इन पांचों अक्षर के स्थान पे हमें अनुस्वार, और अनुस्वार क्या होता है? एक बिंदी और दो बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। तो इनके स्थान पर हमें अनुस्वार का उपयोग करना चाहिए। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। अब इसको कैसे याद किया? देखो श्याम सुंदर दास, और जो श्याम सुंदर दास रहते हैं ना, मतलब श्याम सुंदर महिलाएं, तो महिलाएं क्या करती? बिंदी ही तो लगाती है। वो तो क्या बोलेंगी? हम तो क्या बिंदी का उपयोग मतलब अनुस्वार का उपयोग करेंगे। ठीक है। और आ की 12 खड़ी किसने दी थी? सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी दी थी। और इसको अपन ने भी याद कर लिया है कि श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि पंचमा अक्षर के स्थान पे अनुस्वार, अगर आपको पूछा जाए अनुस्वार का उपयोग किसके द्वारा कराया गया था या फिर किसके द्वारा इसकी राय दी गई थी कि देवनागरी लिपि में इसका उपयोग होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम देवनागरी लिपि में और क्या हो जाएगा? तो देवनागरी लिपि से इतने ही पॉइंट थे। देवनागरी लिपि में क्या हो जाएंगे? तो इतने ही पॉइंट हो जाएंगे। अब आते हैं रोमन लिपि। रोमन लिपि क्या होती है सर? तो देखो रोमन लिपि सभी को पता होगा, अंग्रेजी लिपि। रोमन लिपि कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रोमन लिपि कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी लिपि हो जाएगी। और जो जैसी हमारी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी ना, तो यह भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्या होती है? यह भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। कौन सी लिपि? तो रोमन लिपि। तो अपने देश में बहुत ही महान पुरुष हैं। तो एक और महान पुरुष हो जाएंगे अपने, कौन से? अबुल कलाम आजाद। अच्छा, अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न कब मिला था? तो अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न 1992 मतलब 1992 में अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद और एक हो जाएंगी
सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्ति क्या थे, तो भैया ये वो महान पुरुष थे कि इनने क्या कहा था, अबुल कलाम आजाद ने और सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था कि हमें जो देवनागरी के स्थान पे है ना, देवनागरी लिपि थी जो अपन ने पढ़ी अभी, तो देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि अपनाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही यार इन्होंने कि हमें हिंदी को छोड़ इंग्लिश को अपनाना चाहिए, देवनागरी लिपि के स्थान पर देवनागरी के स्थान पर रोमन को अपनाना चाहिए। बहुत बढ़िया यार, इनने बहुत ही अच्छा कहा। क्या अच्छा कहा नहीं यार। अब अबुल कलाम आजाद और सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा कहा गया कि रोमन लिपि, क्योंकि रोमन लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती थी और ये अंग्रेजी लिपि है, तो इनने कहा कि अबुल कलाम आजाद और सुनीति कुमार ने कि देवनागरी लिपि के स्थान पर हमें रोमन लिपि अपनाना चाहिए। बस इसमें इतना ही पॉइंट हो जाएगा कि रोमन लिपि अंग्रेजी लिपि है। अगर इसको पूछा जाता है कि अबुल कलाम आजाद द्वारा किस लिपि को अपनाने की बात कही गई थी, तो रोमन लिपि अपनाने की बात कही गई थी, ना कि देवनागरी लिपि अपनाने की बात कही गई थी। इसके बाद अपन देखते हैं अब ब्रेल लिपि। सर ब्रेल लिपि क्या है, आप बहुत देर से ब्रेल लिपि बता रहे हो, ये आखिर ब्रेल लिपि क्या है। तो देखो ब्रेल लिपि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लिपि हो जाती है। कैसे हो जाती है, हमने तो उसको पहले कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हम आज पढ़ेंगे ब्रेल लिपि, मजा आएगा पढ़ के। सबसे पहले ब्रेल लिपि किसकी लिपि है, अंधों की लिपि है। हमारे जो अंधे भाई है ना, अंधों की लिपि है। अच्छा सर, ये ब्रेल लिपि अंधों की लिपि है, जो वो हाँ हाथ लगा के पढ़ते हैं ना ऐसे ऐसे, हाँ वही वाली लिपि। अब याद आया। अब देखो इसको हमने देखा कि ब्रेल लिपि अंधों की लिपि है, तो यार किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, अपने आप तो आई नहीं होगी। हाँ तो सर इसकी स्थापना या फिर इसका गठन किसने किया है, ठीक है, इसका गठन किया था अपने लुईस ब्रेल ने। किसने किया था, लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल ने किस सन में किया था, तो 1884 में। इसको आप ऐसे आ सकते हो 1885 में किसकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके एक दिन पहले, मतलब एक साल पहले भी जॉर्ज डफरेन, मतलब लॉर्ड डफरेन उस समय भारत के वायसराय हो जाएंगे। तो लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि नामक एक लिपि का क्या किया था, गठन किया था। क्योंकि ये भी क्या थे, तो आंख से अंधे हो जाएंगे। अंधे तो सब आंख ही से होते हैं, लेकिन यह अंधे व्यक्ति हो जाएंगे। तो इनने लुईस ब्रेल ने 1884 में ब्रेल लिपि का क्या किया, गठन किया। उस समय इसमें कितनी बिंदुएं थी, तो शुरुआत में इसमें 6 बिंदु क्या हो जाएंगे, शुरुआत में इसमें 6 बिंदु और 64 अक्षर, 6 बिंदु और 64 अक्षर। 6 बिंदु और 64 अक्षर क्या होते सर, देखो 6 बिंदु ऐसे हो जाएंगे, 2 4 6। अब 6 बिंदु को ही लेकर इनने 64 अक्षर, या फिर ऐसे ए को इनने ऐसा बना दिया होगा, ठीक है, और बी को और कुछ बना दिया होगा ऐसा कुछ, तो इनने ऐसा बनाया। तो इसको हम कैसे याद करते, देखो 16, तो 16 चौके कितने होते हैं, तो 16 चौके 64 होते हैं। तो अपने 64 अक्षर हो जाएंगे और 6 बिंदु हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, 6 बिंदु हो जाएंगी। अब इसके बाद हम और क्या देखें, तो ब्रेल लिपि पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है, तो बनाया जाता है 4 जनवरी को। हमारी दिवस वाली क्लास भी आप एक बार जरूर देखना, बहुत ही मजा आएगा। हमने बहुत ही सरल और आसान तरीके से याद किया है। तो अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है, तो 4 जनवरी को बनाया जाता है। हमने देखो 3 चीज याद कर ली थी। अगर हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर, 10 जनवरी को क्या हो जाएगा, 10 जनवरी को अपना विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा, और 4 जनवरी को क्या हो जाएगा, तो 4 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस हो जाएगा। अब ब्रेल दिवस में अपन ने देखा जाए कि अगर वर्तमान में इसमें बिंदुओं की संख्या पूछी जाए, तो वर्तमान में 2 बिंदु और बढ़ गई, मतलब 8 बिंदु,
टोटल कितनी हो गई, 8 बिंदु हो गई हैं। कितनी हो गई है टोटल, 8 बिंदु हो गई हैं। अक्षर तो बहुत सारे हो गए, लेकिन बिंदु पूछी जाती है कि वर्तमान में इसमें कितनी बिंदु है, तो 8 बिंदु है। पहले कितनी बिंदु थी, तो 6 बिंदु थी। हमने क्या पढ़ा, ब्रेल, ब्रेल लिपि। देखो ब्रेल लिपि कौन सी लिपि होती है, अंधों की लिपि होती है। इसकी स्थापना या इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन अपना लुई ब्रेल ने किया था। किस सन में किया था, सर याद नहीं आ रहा, याद कैसे आएगा, देखो याद अपन ऐसे करो कि 1884 में हुआ था, कांग्रेस की स्थापना के 1 साल पहले। इसमें शुरुआत में कितनी बिंदु थी, तो इसमें शुरुआत में 6 बिंदु थी। इसको कैसे याद किया, देखो जब अंधे व्यक्ति पढ़ने लगे तो अपने तो क्या छूट जाएंगे, छक्के छूट जाएंगे, मतलब 6 बिंदु हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है, तो 4 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस बनाया जाता है। अब आते हैं हम गुरुमुख लिपि के बारे में। सर ये गुरुमुख लिपि तो वो पंजाबी वाली लिपि है, हाँ वही पंजाबी वाली लिपि है। सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं कि ये पंजाबी वाली लिपि है, यार इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि गुरुमुख लिपि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुरुमुख लिपि आप सभी को पता होगा पंजाबी लिपि है। अगर मैं इसको आपसे पूछ लूं कि इसका उदय कहाँ से हुआ था, तो यह थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में बता देता हूं कि गुरुमुख लिपि क्या है। तो देखो सिख धर्म के दूसरे गुरु का नाम क्या था, गुरु अंगद थे। ठीक है, गुरु क्या नाम था, गुरु अंगद हो जाएंगे, गुरु अंगद हो जाएंगे। गुरु अंगद के द्वारा ही गुरुमुख लिपि का संकलन किया गया था। क्या किया गया था, गुरुमुखी लिपि का संकलन किया गया था। सर हम इसको कैसे याद करें कि गुरुमुख लिपि का संकलन गुरु अंगद ने किया था। यार इतना आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज याद करा दूंगा जो आप कभी याद की नहीं होगी। देखो अंगद से याद करो आप, देखो अंगद, ठीक है, अंगद में से कुछ निकल रहा है, हाँ यार सर अंगद तो एक तो वो अंगद थे, ठीक है, लड़ने वाले, एक निकल रहा है अंग, ठीक है, हमारा अंग। और अंग का भाग ही क्या होता है, मुख। आपके मुख का भाग ही अंग होता है ना, हाँ थोड़ा थोड़ा आया होगा समझ। तो अंग का भाग जब मुख है ना, तो अंगद के द्वारा ही गुरुमुख लिपि का संकलन किया गया था। हाँ सर इतना तो याद हो गया है कि हमने गुरुमुख लिपि के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया, उल्टा सीधा हमने याद कर लिया है। अगर आपको गुरु शक्ति के बारे में याद करना तो वो भी हमारी वीडियो डली हो, तो एक बार आप जरूर देख लेना है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसी आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बना के रखी है। तो गुरुमुख लिपि का संकलन अगर आपसे पूछा जाए तो किसने किया था, गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद सिख धर्म के कौन से गुरु थे, तो दूसरे गुरु थे। अगर पूछा जाता है कि पंजाबी लिपि हो जाएगी, ठीक है, पंजाबी लिपि से ही, ठीक, गुरुमुख लिपि से कौन सी भाषा निकली है, तो पंजाबी भाषा निकली है। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि गुरुमुख लिपि किस ब्राह्मणी से निकली है, तो देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक बता, देखो ब्राह्मी लिपि को हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन सा वाला, उत्तरी ब्राह्मणी और दक्षिणी ब्राह्मणी। उत्तरी ब्राह्मणी में भी हमने देखा था ब्रह्मा आई थी अपने का गुप्त तरीके से, गुप्तकालीन लिपि, और एक हो जाएगी नगरीय लिपि। तो नगरीय लिपि को जब हम 2 भागों में बांटते हैं ना, एक इसमें बांटते हैं कुटिल, हाँ इधर आएगी कुटिल लिपि। तो कुटिल लिपि क्या आती है, नगरीय लिपि, और आती है शारदा लिपि। तो शारदा लिपि से ही गुरुमुख लिपि का जन्म हुआ है, ठीक है ना, शारदा लिपि से ही गुरुमुख लिपि का जन्म हुआ है। अगर आपको पूछा जाता है शारदा लिपि से, मतलब किस लिपि से गुरुमुख लिपि का जन्म हुआ है, तो शारदा लिपि से गुरुमुख लिपि का जन्म हुआ। अब ये ना सुनना सर आपने कुटिल लिपि नहीं पढ़ाई हमारे लिए, कि कुटिल लिपि सर आपने बता दी कि ब्राह्मणी लिपि के बाद गुप्त तरीके से नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। बेटा एक कुटिल लिपि हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब यूपीएससी आप और पीएससी की तैयारी करते हो ना, तो इसमें कुटिल लिपि का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद भी नगरी के बाद भी 2 आती है, मैं आपको बता देता, कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि सर हमें इतना ही याद नहीं हो रहा, तो आप वीडियो अनदेखी चले जाते। तो हम देखो शारदा लिपि के बाद हमने देखा गुरुमुख लिपि का जन्म हुआ। शारदा लिपि से बहुत सारी लिपि जैसे कश्मीरी लिपि, लहंदा लिपि, इनका लिपियों का जन्म हुआ है। तो हमें बस इतना ही याद करनी है। तो हमने क्या देखा, गुरुमुख लिपि किसकी देन है, तो गुरु अंगद की देन हो जाएगी, या गुरु अंगद ने इसका संकलन किया है। इससे कौन सी भाषा निकलती है, तो पंजाबी भाषा इसी में लिखी जाती है।
एक और लिपि देख लेते हैं, चीनी लिपि और जापानी लिपि। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चीनी लिपि और जापानी लिपि लिखी कैसे जाती है। चीनी एंड जापानी लिपि लिखी कैसे जाती है, आप भी बताओ कैसी लिखी जाती होगी, ये आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। तो ये ऊपर से नीचे लिखी जाती है। आपने देखा होगा नाटक शिनचैन डोरेमोन वाले, तो कैसे आते हैं, उनके शब्द ऐसे लिखेंगे जैसे मेरा नाम अगर निहाल है तो वो कैसे लिखेंगे निहाल को, ना में छुट्टी के नी, हा में आती माता हाल, ऐसे लिखते हैं। अब वो पढ़ते कैसे होंगे वो हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चीनी जैसे पढ़े वो जाने, हमारा तो कुछ नहीं करना, अपने को अपना काम बनता, ठीक है। तो ऊपर से नीचे लिखी जाती है। तो लिपि के बारे में हमने सामान्य जानकारी याद करी कि देवनागरी लिपि का हमने सम्मान देखा कि उसमें हमने सबसे पहले इसको उपयोग किसने किया या उल्लेख किसने किया। इसके बाद देवनागरी लिपि में सुधार भी देखे। रोमन लिपि भी देखी। रोमन लिपि कौन सी लिपि होती है, अंग्रेजी लिपि होती है, और इसके लिए मतलब इसको अपनाने का राय देखा। ब्रेल लिपि देखी, ब्रेल लिपि होती क्या है, तो जो अंधे व्यक्तियों की लिपि है ना, उस लिपि को देखा। और गुरुमुख लिपि के बारे में हमने भी याद किया। आज की क्लास बस लिपियों के बारे में थी, तो आप अच्छे से लिपियों को याद कर चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार कमेंट तो पक्का कीजिए, कमेंट कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहा है, जो व्यक्ति अभी वीडियो देख रहा है तो ये कमेंट जरूर कर दीजिए। अंत में यही कहना है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय घंटा वाले बटन या बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।